Panic buying has set in. Video from Texas shows customers climbing store shelves and buying as much as they can fit in a shopping cart. And that's partly contributed to a surge in prices. The benchmark Thai white rice is now trading for over $500 a ton. So the news is IMF urged India to restrict its export of rice, ban on export of rice. अब पहला क्वेश्चन आता है आपको कि IMF क्यों बोल रहा है? वर्ल्ड बैंक भी तो बोल सकता है और आपके WTO बोल सकता है। अगर आपको फूड इन्फ्लेशन के बारे में हमें इतना कंसर्न है तो वाई IMF? आप सोच रहे होंगे बिकॉज ऑफ दिस विजुअल्स जो USA की मार्केट में आजकल दिख रहे हैं, ऑल दिस विजुअल्स आर एक्चुअली कैचिंग ऑल मीडिया अटेंशन। तो इसलिए आप समझ रहे होंगे कि IMF इसलिए आया कि USA की मार्केट में जो खलबली मची है, बट नहीं, IMF USA की मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ साथ IMF ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप सिर्फ अपना जो अपने एक्सपोर्ट बैन कर रहे हो ये मत करो, पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो रिटेलिटरी मेजर्स आ सकते हैं, बाकी कंट्रीज भी ऐसा कुछ कदम उठा सकती हैं। तो इसको इंडियन की गवर्नमेंट एज अ धमकी भी देख रही है और एज अ सजेशन भी देख रही है। तो लेट्स सी दिस होल टॉपिक। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है सब, क्योंकि यूपीएससी एवरी टाइम आप देखेंगे यूपीएससी में हमेशा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर और एग्रीकल्चर के इशू को लेकर हर साल एक क्वेश्चन आता है। हर साल आप किसी भी साल का भी क्वेश्चन उठा लीजिए, क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, हर साल एक क्वेश्चन पेपर आएगा ही आएगा जो एग्रीकल्चर के लिए पे। और स्पेसिफिकली देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये देखो राइस एंड व्हीट सिस्टम के बारे में यूपीएससी ने स्पेसिफिकली पूछा हुआ है कि उनकी सक्सेस बताओ और उसके बताओ ये हमारे लिए क्यों इतना वी आर टेकिंग इट एज अ बेन, वाई वी आर टेकिंग इट एज अ बेन। क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है, राइस व्हीट कॉम्बिनेशन के बारे में हमेशा यूपीएससी वांट टू अंडरस्टैंड। एंड वी हैव वन मोर टॉपिक ऑफ डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, जो यूपीएससी का काफी फेवरेट टॉपिक है, जो बहुत फेवरेट है। एग्रीकल्चर को समझना हो किस तरह से हम फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे ये समझने में कि आईएमएफ ने क्यों बैन के लिए मना करा, या फिर इंडिया ने राइस बैन कर दिया, या फिर व्हीट बैन कर दिया, या फिर शुगर में बैन लगा रहे हैं। ये बहुत उसके कंटेक्स्ट हैं, दे आर वेरी स्मॉल टॉपिक, बट हम एक बिगर पिक्चर को आज देखेंगे। बिगर पिक्चर क्या है कि इंडिया का राइस एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है और हमें उसमें हम क्या ऐसा ऐड कर सकते हैं, क्या मेजर ले सकते हैं और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। इंडिया के लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत जरूरी है हमें। तो लेट्स स्टार्ट। पूरे टॉपिक को हम ऐसे समझेंगे, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, हम इस पूरे टॉपिक को ले रहे हैं ना कि एक पूरे छोटे कंटेक्स्ट को। यूजुअली आप देखेंगे बहुत सारी वीडियो छोटे से कंटेक्स्ट के ऊपर है, बट वी विल टेक अ होल पिक्चर हेयर, मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ के हिसाब से। पहला हमें देखेंगे कंटेक्स्ट, Why it is in news from last whole 1 year। पहला कंटेक्स्ट ये है, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान मार्केट्स ने ये कहा कि अब इंडिया के पास पोटेंशियल है, इंडिया के पास अब एक नया मार्केट खुल जाएगा। जो यूक्रेन जहां पर सप्लाई नहीं कर पाएगी और रशिया जहां सप्लाई नहीं कर पाएगी, वो मार्केट अब इंडिया ग्रैब कर पाएगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर। तो ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इसलिए न्यूज में था। सेकंड, व्हीट बैन किया इंडिया ने, उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि हम व्हीट को और एक्सपैंड करेंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिंग वी हैव बैन द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। उसके बाद फिर अब हमने राइस बैन करा, राइस एक्सपोर्ट बैन करा। इसमें हमने किया क्या, स्पेसिफिकली हमने फ्री कैटेगरी से इसको हटा के रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। उसके बाद और जो हम शुगर के ऊपर बैन लगाते रहते हैं, अनियन के ऊपर बैन लगाते रहते हैं, और जो हम मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को यूज करते हैं, जो हमारा खुद का पोटेंशियल स्लो करती है।
अंडरस्टैंड दीज आर द कंटेक्स्ट। इसके अंतर्गत हम समझेंगे ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग हियर। हमें यहाँ पर एक और चीज देखनी है कि हमारा आज हम हमारे क्या क्या डाउट्स क्लियर होंगे आज, और हम किन क्वेश्चन पे पॉन्डर ऑन करेंगे। फर्स्ट कि व्हाई इट मैटर्स टू इंडिया, देन विल अंडरस्टैंड रीजंस क्या हैं कि इंडिया बार बार बैन लगा देती है, देन इंपैक्ट क्या पड़ता है, और हमारे लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जरूरी क्यों है, इंडिया ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, द मेजर्स इंडिया हैव ऑलरेडी टेकन, एंड लास्ट में हम देखेंगे व्हाट कैन बी डू नेक्स्ट, रिफॉर्म्स नीडेड। These are the topics we're gonna do in the coming lecture. In the coming slides, we're gonna discuss all these topics in detail. So let's start with our first why ban matters to the world. Why? ऐसा क्यों कि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड अब इंडिया की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है किस तरीके से इंडिया का बैन कम हो और हमें इंडिया सप्लाई करे, क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फॉरमोस्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ग्लोबल का 40% ऑफ द ट्रेड, राइस का ट्रेड स्पेसिफिकली हम ही कर रहे हैं। राइस के अलावा नेक्स्ट व्हाट वी एक्सपोर्ट मोर, वी एक्सपोर्ट मैरीन प्रोडक्ट्स, देन वी हैव शुगर, ओके। सो द शेयर ऑफ इंडिया इज सिग्निफिकेंट इन द वर्ल्ड। You can see that 22 million tons is from India only. Here also come for the prelims type news कि हम सबसे ज़्यादा नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट का 23% है इन वैल्यू। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा शेयर रख रहे हैं, हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज डिपेंडेंट हैं। दिस इज द मेन रीज़न कि इंडिया को सब देख रहे हैं किस तरीके से इंडिया विल हेल्प अस। नाउ द सेकेंड थिंग इज द टाइप ऑफ कंट्रीज वी आर गिविंग। हम कोई नॉर्थ ब्लॉक को या फिर डेवलप कंट्रीज को इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना हम अंडर डेवलप कंट्री को एक्सपोर्ट करें। यू कैन सी द नेपाल हियर, मडगास्कर, नेपाल, मडगास्कर, बेनिन। वेयर इज बेनिन? कौन से पार्ट में है? इट इज इन वेस्ट अफ्रीका। तो वेस्ट अफ्रीका की हम बहुत सारी कंट्रीज को कर रहे हैं, टोगो, ओके। सो दे आर लॉट ऑफ कंट्रीज इन वेस्ट अफ्रीका, और यही रीजन है कि आईएमएफ हमें अर्ज कर रहा है। दिस इज द प्राइमरी रीजन बिकॉज अंडर डेवलप्ड और जो ग्लोबल साउथ है, इंडिया जिसका ग्लोबल लीडर देखा जाता है, वो इंडिया और इंडिया उनके लिए क्या कर रहा है वो देखा जा रहा है। तो हम मोर देन 140 कंट्रीज को सप्लाई करते हैं। एंड उसके अलावा द थर्ड रीजन इज क्यों मैटर कर रहा है इंडिया, जो हमारा शुगर का और सीरियल्स का आप देख सकते हैं द चेंज इन एक्सपोर्ट कितना ड्रास्टिक है, 9.5% एंड 209.3%। 200% से हम शुगर का एक्सपोर्ट बढ़ा चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी सरपास्ड ब्राजील। हम नंबर 1 में आ चुके हैं शुगर एक्सपोर्ट के। इसलिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसको इतना प्रोमिनेंट पिक्चर दी जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हमारी कंट्रीज की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है इंडिया के तरफ। नाउ वी हैव डिस्कस्ड दिस। व्हाट नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू अंडरस्टैंड कि इंडिया का ये सब एक्सपोर्ट करता कौन है। फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि नॉन बासमती राइस and wheat
ये स्पेसिफिकली 2 क्रॉप्स हैं जिसको खुद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ओके, एंड बाकी के लिए आपका एपडा है। एपडा जो 1985 में बनाया गया था अगर आपके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, बाकी जितना भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, इवन बासमती राइस एंड इवन शुगर इज टेकन केयर बाय द एपडा ओनली। उसके अलावा जितने भी नॉन बासमती एंड वीट के वैरायटीज हैं वो सब आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेट्स अंडरस्टैंड द मेन थिंग आफ्टर दिस कि हाँ हमारे रीजन तो आपको समझ में आ गए हैं कि एक तो बीइंग having only 2.5% of the world cultivable area, we are feeding almost 17% of the world population. पॉपुलेशन को फीड कर रहे हैं, हमारे नंबर ज़्यादा हैं, हमारा परसेंटेज ज़्यादा है, नंबर बेसिकली द नंबर ऑफ कंट्रीज वी आर फीडिंग वो ज़्यादा है, हमारा परसेंटेज ऑफ शेयर ज़्यादा है, और इंपॉर्टेंट थिंग हम स्टेपल क्रॉप दे रहे हैं। दिस इज नॉट लाइक अ पल्सेज और सम अदर क्रॉप, वेजिटेबल, फ्रूट जिसका कम होने के बावजूद भी इट्स चलता है, बट इट्स स्टेपल क्रॉप फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एक। सॉरी, लेट्स अंडरस्टैंड द रीजंस नाउ फर्स्ट बिफोर गोइंग टू द इम्पैक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड द रीजंस। See, for any crop or any item to become exportable, what are the 3 things? What are those 3 things? I'll give you, it's a PPR. PPR. First P is price competitiveness. Next P is product quality. Here you will see lot of issues India having with respect to other products like apparel, like electronics, others, but in terms of agriculture we are supreme. Then we have reliability of supplies. This is the issue. This is the issue. That's why IMF is urging India. That's why IMF is saying, please don't do this. It is not good even for your image as a leader. That if you are constantly making the supply go up and down with your approach called stop go approach. India follow this approach, stop go approach. Sometimes stops, sometimes go. Sometimes give red signal to wait and sometimes give green signal to wait. So here is the issue, and reliability of supply is depends upon these reasons. Now we'll go to the reasons. The first reason here is erratic rainfall. What do you understand by erratic rainfall here? Erratic rainfall basically in the states, in the northern state, if you see, let's talk about this year, then I'll talk about the previous year. In this year you can see Punjab, Haryana, Uttarakhand, UP, you will see lot of rainfall, excess amount of rainfall, excess. So what has happened? Already sowed paddy, it means rice, got destruct or got wasted. Got wasted. And what is next? West Bengal, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Tamil Nadu and Andhra Pradesh also, they got less rain. And because of that, they are not able to sow the crop. So what India is predicting, अभी के लिए इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है। अगर मैं आपको बात करूँ, इंडिया के पास इतना सरप्लस है कि एक्सपोर्ट कंट्रीज को देने के बावजूद भी उसके पास बहुत सारा बच जाएगा। अभी भी इतना सारा बच जाएगा क्योंकि अभी भी हमारा जो कंजम्पशन है वो हम पूरी तरीके से मीट कर रहे हैं, और हमारे पास इवन 87 मिलियन टन्स एक्स्ट्रा भी है।
but still we have put the ban because of the prediction कि in the coming years it can affect us. First, erratic rainfall is the reason. You can understand here the Chhattisgarh, the actual area is even half. It's 50%. Okay, you can see the area here. There it is less than 50% also. It is only 2%. Okay, so this is the important. This is very important issue here to understand that the unevenness of the monsoon is creating the supply issue for India. Okay, now understand the next reason. So the next reason is for the erratic rainfall. The reason is western disturbance. I have particularly posed this because I wanted you to understand western disturbance is not stronger in this year but even weaker because it has elongated. इससे आपको समझ में आएगा कि वीट के प्रोडक्शन क्यों लो हो गई. अब वीट के लिए, राइस को तो मैंने आपको बताया, अब वीट के लिए क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में अच्छी खासी बारिश हो, इतनी बारिश हो कि हमारा जो क्रॉप्स है उसको इनफ मॉइस्चर मिल जाए एंड बाद में वीट को एक अच्छा सनशाइन चाहिए होता है, मतलब क्लियर स्काई, प्रॉपर सन चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है और क्लियर स्काईज चाहिए होते हैं. तो दैट मीन्स जब उसको मार्च में या अप्रैल में जब उसको हार्वेस्ट करेंगे, जब बैसाखी का टाइम आता है, 13 अप्रैल बैसाखी का टाइम, तो वो भंगड़ा क्यों डालते हैं सब, क्योंकि उस टाइम पे हम वीट जो हमने उगाई होती है उसको हम फसल को काटते हैं. तो जब फसल काटने की बारी आई, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो प्रोलॉन्ग्ड हो गई, वो अप्रैल तक, मार्च तक चला गया और जो भी वीट की खेती की थी वो खराब हो गई. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रोलॉन्ग होने की वजह से, जिसको हम वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, उसकी वजह से ये इशू आया. नेक्स्ट, व्हाट आर द अदर रीजंस? दिस इज जस्ट अ ज्योग्राफिकल रीजन. The other major reason is schemes. Which scheme we have? Why states have the obligation? Why we are conserving so much of wheat and rice? Because we have obligation towards our people and we call it National Food Security Act. Under National Food Security, keep noting those points, Food Security Act. You understand we have two schemes, Antyodaya, Anna Yojana, you will say AAY, and Priority Household. Do you know the difference between these two? In the first, we'll give 35 kg per family, and here 5 kg per member. Additionally, we are giving one more thing. We are in the 7th phase of that. What is that? It is PM Garib Kalyan Yojana. So center has this all obligation towards its own people. If we will not able to give this, the people will retaliate. होगा क्या कि कंट्रीज तो बाद में रिटेलिएट करेंगी, हमारे लोग हमारे ऊपर खुद पहले चढ़ जाएंगे. तो ये गवर्नमेंट खुद की ऑब्लिगेशंस है. इसके अलावा भी गवर्नमेंट की एक और ऑब्लिगेशन है, वो है स्टेट के लिए, जिसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि स्टेट्स का भी कुछ डिमांड होता है, हम उसके लिए भी ऑब्लिगेटेड हैं. तो गवर्नमेंट इसके अंतर्गत ऑलरेडी इतनी ऑब्लिगेटेड है कि हमने ये उनको देना ही देना है. नेक्स्ट, स्टेट की डिमांड है, जैसे कि कर्नाटका की डिमांड है कि आप ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर जो आप राइस देते थे उसको अब ज़्यादा दो या फिर उसको कंटिन्यू रखो. अभी हमने पीछे क्या किया है, इट वाज इन न्यूज़, हमने इसको पीछे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. राइस की क्वांटिटी को देना, जितना हम पहले मिलियन टन्स देते थे उसको हमने एकदम रिड्यूस कर दिया गया है. अब कर्नाटका सेइंग हमें और राइस चाहिए क्योंकि हमारी खुद की स्कीम्स हैं. तमिलनाडु सेइंग हमें और राइस चाहिए, मेरी खुद की स्कीम्स हैं. और कुछ स्टेट्स क्या मांग रहे हैं, क्या हमें राइस देते थे, नहीं, अब हमें चाहिए जो आप स्कीम है
अब हमें वीट दे दो। यू कैन सी हियर यूपी एंड गुजरात wants more wheat, ओके, अंडर पीडीएस। और वो कह रहे हैं क्योंकि पुराना जो आपका NFSA था, नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013, उसको फिर से रीस्टैब्लिश कर दो, क्योंकि उसके अंतर्गत हमें वीट ज़्यादा मिल जाता था। तो गवर्नमेंट की एक और ऑब्लिगेशन है। लेट्स अंडरस्टैंड अदर ऑब्लिगेशन। देयर इज वन मोर थिंग हियर। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन, जो कि पिछले 2 हफ्तों में देखा गया है। जून के अंदर पिछले 2 हफ्तों में 15% से बढ़ गया है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इन्फ्लेशन कितना बड़ा एक फैक्टर बन सकता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वी हैव वन मोर पॉलिटिकल रीजन। वी हैव व्हाट वी हैव नेक्स्ट 1 ईयर, इन नेक्स्ट 1 ईयर व्हाट वी हैव अ बिगर थिंग, द इलेक्शंस। इन 1980s और 1996 में दिल्ली असेंबली का गिरने का, वन ऑफ द एक्सपर्ट्स से द मेन रीजन वाज राइजिंग अनियन प्राइस। और ये तो स्टेपल क्रॉप है, अगर इसका प्राइस आगे जाके बढ़ता है तो और गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, वो अपने सरकार को कैसे बचाएगी अगर ये ऐसा चलता रहा तो जो इन्फ्लेशन है, और अभी आपको दिख ही रहा है वेजिटेबल के ऊपर, जैसे टमाटर के ऊपर, गोभी के ऊपर, अदरक के ऊपर, कैसे हमारी जो प्राइस है वो 200-200 किलो के जा रहे हैं। वो तो मिठाई की दुकानों पे बिक रहे हैं आजकल, तो लोग कह रहे हैं उनको बेचो। तो उसकी वजह से कि ये 15% ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है, ठीक है। और आप यहां देख सकते हैं कि जो हमारे वीट का जो प्रोक्योरमेंट थी, प्रोक्योरमेंट वो हमारी 185 रह गई है। प्रोडक्शन नहीं, प्रोक्योरमेंट, क्योंकि हम ले ही नहीं पाए, क्योंकि वीट डिस्ट्रॉय हो गई, और उसकी वजह से भी प्राइस कितने बढ़ गए हैं। देन वी यू अंडरस्टैंड हेयर, राइस के प्राइसेस ऑलमोस्ट 9.03% से बढ़ गए, वीट के ऑलमोस्ट 14.39% से बढ़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, और इसका एक और रीजन मैं बताता हूं आपको, क्विकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, खासकर रिटेल इन्फ्लेशन, तो सबसे पहले आपकी सेविंग्स कम होती हैं, बिकॉज विच टाइप ऑफ गुड्स इट इज। आपने पढ़ा होंगे कि दो तरह के गुड्स होते हैं, गिफन गुड्स और एक और गुड्स। जस्ट आप सोचिए वो कौन सा गुड है जिसके अगर आपकी प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड में चेंज नहीं आता, क्योंकि भाई ये तो हमारा स्टेपल फूड है, हमारी सब्सिस्टेंस के लिए हमें ये इतना तो क्वांटिटी, हमें तो राइस तो में खाना ही है। अनियन का प्राइस बढ़ जाएगा, चलो वो खाना छोड़ देंगे, टमाटर का प्राइस बढ़ जाएगा, खाना छोड़ देंगे, बट खाएंगे किसके साथ? राइस और वीट के साथ। तो हमारी सबसे पहले सेविंग कम होती है। अगर सेविंग इसी तरीके से कम रही तो क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम सेविंग अपने डिपॉजिट्स डालते हैं बैंक्स में, और बैंक उसको एज ए इन्वेस्टमेंट आगे देता है, तो इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा क्या, और इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ जाएंगे कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ये है एक्चुअली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा रिगार्डिंग द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उसके वजह से आप एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे एंड बाकी प्रोडक्ट्स भी महंगे हो जाएंगे, इन्फ्लेशन और पर्कुलेट हो जाएगा, और ओवरऑल आपकी इनकम कम हो जाएगी, एंड देन अगेन दैट विशियस साइकिल। तो इन्फ्लेशन बढ़ना इज नॉट अ गुड साइन फॉर द सोसाइटी, पर्टिकुलरली जब ये आपकी कॉस्ट पुश हो। हाँ, डिमांड आपकी बढ़ रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, आप में से बहुत इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से आ रही है, आप, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बोला है दिस अ गुड परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन, कि हमें 2% के प्लस 4% के प्लस माइनस 2% में हम कर सकते हैं। पर यहाँ पर ये कॉस्ट पुश है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। और ये इशू बन क्यों रहा है? देखो, सिर्फ गवर्नमेंट प्रिडिक्ट नहीं करती, प्रिडिक्ट आपके लोकल बायर्स भी करते हैं। जब लोकल बायर प्रिडिक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, होर्डिंग करते हैं।
वो क्या करते हैं, वो होर्डिंग करते हैं, और जब वो होर्डिंग करते हैं तब और जो ऑटोमेटिकली हमारे पास कम है वो और कम हो जाता है। अगर हमारे पास वीट कम है तो ऑलरेडी वीट वो होर्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे और उसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हिट करेगा और ज़्यादा, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि डोमेस्टिक इश्यूज़ क्या क्या है। तो डोमेस्टिक इशू में हमने डिस्कस करा है आपकी इरेटिक रेनफॉल, हमने डिस्कस करा है पॉलिटिकल रीजंस, इलेक्शंस, हमने डिस्कस करा इकोनॉमिकल रीजंस लाइक इन्फ्लेशन एंड स्टेट्स वेलफेयर स्कीम्स, एंड हमने अदर पॉलिटिकल रीजन ये भी डिस्कस किया है जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है उसके अंतर्गत जो ऑब्लिगेशन है वो भी। तो वी हैव ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस टू सब्सटेंस कि हमने जो एक्सपोर्ट बैन लगाया है वो ठीक है, वो ज़रूरी था इस टाइम पे लगाना, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट पे लगाएं, चाहे वो अनियन पे लगाएं, शुगर पे लगाएं या वीट पे लगाएं। बट ये चीज़ें और ज़्यादा क्यों आ गई? क्योंकि देखो IMF ऐसे अर्ज नहीं करेगा। IMF क्यों अर्ज नहीं करेगा? क्योंकि IMF को परवाह नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़े या कम हो। IMF को क्या परवाह है आपके फॉरेस्ट रिजर्व की, जो आपने उससे लोन लिया है वो वापस कैसे करेंगे। तो IMF क्यों इतने टेंशन में है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फैक्ट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द इंटरनेशनल इश्यूज। फर्स्ट इंटरनेशनल इश्यूज है वो है यूक्रेन की वजह से जो ऑलरेडी क्राइसिस आया हुआ है रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से, और अभी फिलहाल रशिया ने क्या किया है, रशिया ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो उसने जुलाई 2022 में साइन किया था कि जो आपके कुछ पोर्ट्स हैं ओडिशा, चोर्नोमोर्स्क एंड यूजेसिनी जो भी नाम है इनका, इन पोर्ट्स में अगर आप ग्रेन एक्सपोर्ट करेंगे बाकी कंट्रीज को तो हम अलाउ कर देंगे। और ये ब्लैक सी है आपकी, तो इसलिए इसको बोला जाता है ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट डील। बट रशिया से कि यार ये तो कुछ और चीज़ों के लिए भी यूज़ हो रहा है, मिलिट्री एक्शंस के लिए भी यूज़ हो रहा है, तो उसने इसको बैकआउट कर दिया। अब यहाँ से एक्चुअली यहाँ से शिप जाता था यहाँ से, इसलिए टर्की भी इन्वॉल्व था इस डील में। यहाँ से इसको पास होने की पूरे परमिट दिया जाता था एंड देन दे एक्सपोर्ट टू द अदर यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार बोल रहे थे 1 साल से पहले कि इंडिया के पास चांस है, इंडिया के पास चांस है, बट इंडिया के पास चांस तो था, बट बिकॉज ऑफ दैट मॉनसून एंड अदर पॉलिटिकल रीजंस हम उसको कैश नहीं कर पाए। वी विल नॉट एबल टू रिप दैट बेनिफिट। द नेक्स्ट थिंग इज बैन बाय अदर कंट्रीज ऑन एसेंशियल थिंग्स लाइक इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने भी बैन लगाया किस पे? पाम ऑयल पे। आपको खाना बनाने के लिए चाहिए क्या होता है? वीट, राइस, ऑयल। जब एसेंशियल कमोडिटीज़ पे बैन लगना स्टार्ट हो जाएंगे तो वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करेगा? वर्ल्ड ऐसे रिएक्ट करेगा कि उसके ऑलरेडी फूड क्राइसिस, ये 2007 के बाद सबसे बड़ा देखा गया है कि 2007 के बाद प्राइसेस इतने ज़्यादा शूट अप किए हैं जितने इवन कोविड के टाइम में भी नहीं गए थे। तो एक और रीज़न दिखाते हैं इसका, वो है एल नीनो। एल नीनो की वजह से आप देखेंगे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज और चाइना जैसे कंट्रीज को ड्राई क्लाइमेट फेस करना पड़ रहा है, जिसमें इनका भी काफी इंपॉर्टेंट शेयर था। इफ यू सी हियर, द पाकिस्तान ऑल्सो हैज वेरी सिग्निफिकेंट शेयर 5 मिलियन टन्स, बट स्टिल नाउ अब उनके पास भी सेम इशू है, एल नीनो आ गया है, तो वो उनकी खुद की डिमांड इतनी ज़्यादा है, वो पूरी कैसे करें एक्सपोर्ट की डिमांड, तो उनको भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे बताया कि चाइना और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, उन सब पे इम्पैक्ट ही आएगा। और स्पेसिफिकली कौन सी कंट्री पे आएगा? ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑस्ट्रेलिया हमें क्या एक्सपोर्ट करता है? हमें क्या एक्सपोर्ट करता है? वर्ल्ड को तो बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है, हमें भी कुछ एक्सपोर्ट करता है मेजरली। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर रहा हूं मैं। पल्सेस जो आप खाते हैं, उड़द की दाल, मसूर और अरहर, ये 3 इंपॉर्टेंट पल्सेस हैं जो हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करवाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया वैसे भी पूरे वर्ल्ड को भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता है, एसेंशियल एग्रीकल्चर थिंग्स, बट अब उसको भी
ये प्रिडिक्शन में आएगा और ये प्रिडिक्शन में आ गया है कि उसकी भी एक्सपोर्ट अब कम हो जाएगा. एंड दिस विल लीड टू व्हाट? द नेक्स्ट बिग थिंग, द impact is exponential high in the value of the goods. See here. See, during the time of COVID, and see here now, the global prices are shooting up. The rice specifically is shooting up because India has banned. Simultaneously, global prices increases by almost 8 to 9% already. अभी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखा नहीं गया क्योंकि अभी बंद किया है. जो ऑलरेडी हमने सप्लाई तो कर दिया था पहले वाला, पर ऑलरेडी प्रिडिक्शन की वजह से इतना इंक्रीज हो चुका है और आगे तो और इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि 2007 के बाद सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है. जो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है. देन दिस इज द फर्स्ट इम्पैक्ट. द नेक्स्ट इम्पैक्ट इज, यहाँ पर आता है क्यों हमें IMF अर्ज कर रहा था, क्योंकि जो उसने वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ को लोन दिया हुआ था जिसका बहुत सब्सटेंशियल डेट है. आप देख सकते हैं सारी वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑलमोस्ट डेट रिडन है. और ये कौन देता कौन है? IMF दे रहा है उनको. और IMF चाह रहा है कि अगर वो सब कुछ अपना पैसा खाने में दे देंगे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, तो IMF को रिपे कैसे करेंगे? जो उनका डेट है वो कम कैसे होगा? जो उनकी हालात हैं वो ठीक कैसे होंगे? और IMF की जो कमिटमेंट है वो कैसे ठीक होंगी? जो IMF का पैसा जो लगा हुआ है वो वापस कैसे आएगा? तो याद रखना, इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई किसी का भाई नहीं होता. सबके अपने अपने रीजंस होते हैं क्योंकि कोई किसी के साथ है. तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि जो IMF बोल रहा है कि आप हमें, कैन सी द IMF सोर्स हियर, कि आप मत करो प्राइस अप. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज, विच इज अ लॉन्ग टर्म रीजन इज, कोविड के टाइम पे क्या हुआ? कोविड टाइम में लोगों को समझ में आया कि अगर हम एसेंशियल चीज़ें नहीं उगा रहे हैं तो लोग, क्या हो रहा है कि हम लोगों से सिर्फ मांग रहे हैं. हम सिर्फ दुनिया के पास जा रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं प्लीज़ हमें कुछ ये दे दो, कुछ हमें PPE किट्स दे दो, हमें कुछ दे दो, क्योंकि हम वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. राइस दे दो, वीट दे दो, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. उसकी वजह से उनको देखना पड़ रहा है कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं. तो वहाँ पर एक कंसेप्ट आता है रीशोरिंग का. जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ हमारा वर्ल्ड जा रहा है, जा रहा था, अब वो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, जहाँ पर अब लोग वापस अपनी कंट्री को देख रहे हैं कि क्या हम फिर से खुद उगा सकते हैं, क्या हम फिर से खुद एसेंशियल चीज़ों का खुद मार्केट प्रोड्यूस कर सकता है. तो हम डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. उससे क्या आ रहा है? प्रोटेक्शनिज्म. प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगी. और एक और चीज़ हम बढ़ा रहे हैं, वो है फ्रेंड श्योरिंग, कि हम सिर्फ अपने दोस्तों का ख्याल रख रहे हैं, बाकी वर्ल्ड का नहीं. तो आने वाले टाइम में, और ये बाकी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट करेगा. और IMF ने सही कहा कि बहुत सारे कंट्रीज रिटेलिएट करेंगे. कल को वेस्ट अफ्रीका अगर कुछ कॉफ़ी या फिर कोई और ग्रेन है जो वहाँ पर मिलता है या फिर यूरेनियम है, वो कहेंगे यार इंडिया तो हमें नहीं देता था, तो हम इंडिया को क्यों दें? बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और बाकी ऑस्ट्रेलिया, USA, चाइना, कोई भी रिटेलिएट कर सकता है इस मुद्दे को लेकर कि जब हमें नहीं मिला तो हम क्यों दें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझने वाली कि आने वाले लॉन्ग टर्म में ये इशू आ सकता है. तो वी हैव डिस्कस्ड द इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में हमें समझ में आया कि ग्लोबल प्राइजेस और डेट रिडन कंट्रीज. लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आएगा डी ग्लोबलाइजेशन, और एक और चीज वो है इंडियाज इमेज एज अ लीडर. अभी हम G20 की प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं.
what people, what countries are expecting us that we become the voice of global south. तो ये आपके फूड डिप्लोमेसी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हमारा एक बैड सिग्नल जाएगा वर्ल्ड को. तो ये इंडिया को यहाँ पर जो लीडर बनने की उसकी चाह है और जो कैपेसिटी है और जो कैपेबिलिटी है उस पर अब क्वेश्चन किया जाएगा. नाउ वील अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर इंडिया टू बूस्ट. अब हम समझ चुके हैं ना कि भाई ये इम्पैक्ट था, ये रीज़न थे उस इम्पैक्ट के, इसलिए हम ये न्यूज़ इसलिए इतनी हाईलाइट हुई. अब हम समझते हैं इज अ बिगर पिक्चर फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव कि यूपीएससी और कौन से डायमेंशंस को यहाँ पर छू सकता है. यूपी सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि हम एक्सपोर्ट इतना कर क्यों रहे हैं. मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, आपने शायद नोटिस नहीं की होगी, हेयर कि जो आपका जो एक्सपोर्ट का जो प्राइस है ना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इस पर पॉइंट ऑन कर सकते हैं कि जो हमारा इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो $14 बिलियन और $21 बिलियन, $26 बिलियन, $98 बिलियन कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से आ रहा है? नहीं, ऑटोमोबाइल से आ रहा है, पेट्रोलियम से आ रहा है, जेम से आ रहा है, ज्वेलरी से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से आ रहा है. हमें शुगर दे ही कितना रहा है? सिर्फ 6.3. हमें सीरियल्स दे कितना रहा है? सिर्फ 15.2. क्यों ना हम इनको छोड़कर हम अपने लिए उगाते हैं और हम दुनिया में सिर्फ जो मार्केटेबल गुड्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, इसको सेल करते हैं. व्हाई नॉट दिस? क्यों हमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है? ये इंपॉर्टेंट है यहां समझना कि व्हाई इंडिया नीड टू बूस्ट इट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट. सो बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया का एक खुद का एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी भी है जिसमें हमारा गोल ये था कि हमें $60 बिलियन तक, $60 बिलियन हमें 2022 तक अचीव करना था, जो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं. अराउंड 50.2 बिलियन हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं. तो दैट मीन्स इंडिया को इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई है कि भाई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाना है. तो अब समझते हैं इसको क्यों बढ़ाना है. पहली चीज, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी. ओके, अब आप ये देखिए कि जो सबसे बड़ा इशू क्या है अगर हम रुपी इनवॉइसिंग निकालते हैं. सबसे बड़ा इशू क्या है कि जिस हम कंट्री को हम बोल रहे हैं कि हम, जैसे सपोज हम रशिया को बोल रहे हैं कि हम आपको ऑयल के बदले हमसे ऑयल लेंगे और आपको रुपी में पेमेंट करेंगे. रशिया क्यों इतना हेजिटेट कर रहा है? कह रहा है आप तो मुझे रुपी में पे कर दोगे, मैं आपको वापस रुपी में कौन सा ऐसा चीज़ है जो मैं आपसे इंपोर्ट करवाऊं? आप तो मुझे कुछ इंपोर्ट ही नहीं करते हो इतना सब्सटेंशियल कि मेरा जितना भी मेरा जो रुपी का जो रिजर्व क्रिएट हो जाएगा. पहले मैं डॉलर का रिजर्व बना रहा था, पहले मैं युआन का रिजर्व बना रहा था, मैं रुपी का रिजर्व बनाऊं. वो करूंगा क्या जब मैं आपसे ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा उतना? तो ये एप्रीहेंशन होती है. ये सिर्फ रशिया के साथ ही, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो नेट इंपोर्टर्स हैं उनके साथ ये एप्रीहेंशन उठती है. तो होगा क्या अगर हम, आप समझिए इसको, कि अगर हम कल को वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को या फिर यूएसए को, और यूएसए छोड़ते हैं तो ऑलरेडी डॉलर में डील कर रहे हैं, और आप लगा लो यूरोपियन कंट्रीज को, अगर हम लीडर बन जाते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के, तो उनके पास जो रुपी का रिजर्व होगा ना, तो वो बाकी कंट्री से ट्रेड कर पाएंगे. हम उनके वाया बोल सकेंगे कि हाँ भी, रशिया को बोलेंगे कि ये काम करो, अच्छा आप हमसे तो इंपोर्ट नहीं करते हो, आप रैंड ले सकते हो अफ्रीका से, हम अफ्रीका को एक्सपोर्ट करेंगे, हम तो उनको ग्रेन दे रहे हैं, आप उनसे रैंड ले लोगे, ठीक है ना. तो अब हम अफ्रीका को बोलेंगे कि आप हमसे रुपी ले लो, ठीक है ना. तो अब वो एज अ वाया हम किसी और कंट्री के थ्रू जा सकेंगे. तो बेसिकली ये इससे जो इंडिया का एक बेस है रुपी इनवॉइसिंग के लिए और डी डॉलराइजेशन करने के लिए जो हमारा पूरा एक प्रयास है, जो हमारा पूरा प्रोसेस है, उसको स्ट्रेंथनिंग मिलेगा. और प्लस हमारे एक से बनेगा और हम रुपी एज अ करेंसी बहुत वैल्यूड होगी और दैट विल हेल्प इन आवर अदर इकोनॉमी रीजंस. ठीक है, दैट विल डिस्कस इन अनदर क्लास. उसके अलावा क्या? उसके अलावा न्यू मार्केट मीन्स न्यू डिप्लोमेसी.
or you'll say new relations. New relations means more partners. More partners means strong support. Strong support means leadership. Where UNSC. Understood? यूक्रेन अपने आधी मार्केट को खो रहा है तंजानिया, मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, नाइजीरिया, तुसानिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसी अपनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज को खो रहा है और जहाँ पर इंडिया ग्रैब कर सकती है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें न्यू मार्केट एक्सप्लोर करने को मिलेगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुका हूँ कि हम एज अ ग्लोबल साउथ वॉइस बनेंगे। इंडिया विल बिकम द वॉइस फॉर ऑल ऑफ देम। और हम कैसे? फ्रंट शोरिंग की हेल्प से। अभी भी इंडिया ने जब एक्सपोर्ट पे, वीट के एक्सपोर्ट पे राइस से बैन लगाया तो ऐसा नहीं कि सबके लिए लगा दिया। इंडिया ने इस चीज़ को ध्यान में रखा। इंडिया इज़ वेरी क्लेवर। इंडिया ने देखा कि नहीं, हम नेपाल को दे सकते हैं, हम बांग्लादेश को दे सकते हैं, हम कुछ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ को दे सकते हैं। तो उन्होंने दिया, उनके लिए उन्होंने अलग से एक प्रोविजन बनाया और उनको दिया फॉरेन ट्रेड के अंदर, ताकि वो रिलेशनशिप बना रहे। ये एक इंडिया का बहुत अच्छा मूव था यहाँ पर, और उनको पता था कि मार्केट को ग्रैब करना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मूव बाय इंडिया एंड सीइंग इंडिया एज अ ग्लोबल साउथ लीडर। और आप ये बताएंगे जस्ट कि व्हाट इज ब्रांडेड लाइन और ब्रांडेड लाइन। नाउ ये तो हुआ इंटरनेशनल रीजंस। अब हम बताते हैं कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, वो डोमेस्टिक रीजंस हैं। आपके हिसाब से इंडिया को एक्सपोर्ट करने में फायदा होता होगा या फिर अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचने से? इंडिया जब शुगर को, आई टेक एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र मिल्क केस, दिस एग्जांपल, महाराष्ट्र में जब वहाँ के मिल होना जब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको मिलता है 42 रुपीज़, 42.5 रुपीज़ पर केजी वैल्यू, इतना मिलता है शुगर का। और जब डोमेस्टिक मार्केट में करते हैं ना 32 मिलता है। तो सी डिफरेंस ऑफ 10 रुपीज़ पर केजी। The goal of doubling farmers' income cannot be realized until we are not exporting. Let's understand this mechanism. This is a very beautiful mechanism. I really want you to understand this. India अभी कौन से नंबर पे है? लाइक वर्ल्ड रैंकिंग में 5th नंबर पे with $3.7 trillion, right? But in case of PPP, we are already 3rd largest with $13 trillion. With 13 trillion, not dollar. Here we have the dollar, ठीक है ना? And here we have 13 trillion. But you know, in terms of per capita income, where we lie? यूएसए का है $80,000, चाइना का है 27 और $23,000। इंडिया कहां पर है? ये पीपीपी के फॉर्म में बता रहा हूं मैं आपको, नॉट इवन इन डॉलर्स, नॉट इवन दैट फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया कहां पर है? $9,000। तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो इतना लो है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो देयर एक्सपर्ट सेइंग कि वी हैव टू मूव फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी जॉब टू द हाई प्रोडक्टिविटी जॉब, एंड वी हैव टू ओपन द मार्केट्स फॉर द इंडियन फार्मर्स, एंड द मार्केट हियर इज द वर्ल्ड मार्केट हु विल गिव देम more food, more money, not food, more money by processing, by help of food processing industries. We'll packaging, we'll do lot of things and then we'll sell it, we'll get more money.
So doubling farmers income is very important because still 45%, around 45%, 45.6 some percent is employment still generated by agriculture. Understood? Nice. Now there's one more important thing here. Why India? Just think once, subsidy. Subsidy given by India, by government in agriculture sector. देखें एक बार कितने फॉर्म में सब्सिडी मिलती है हमें. लेट्स गो बाय द बेसिक. एमएसपी मिलती है, देन हमें मिलता है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, देन हमें मिलता है इंटरेस्ट सब्सिडी जो हमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से मिलते हैं, देन फर्टिलाइजर सब्सिडी, देन हम उसको मार्केट देते हैं, एपीएमसी मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, हर साल हर मार्केट में 70 लाख रुपए पर सेंटर क्लस्टर दे रहे हैं. उसके अलावा क्रेडिट 18 लाख करोड़ ऑलरेडी दे चुके हैं क्रेडिट के अंदर इस साल. आप ये देखिए, और वो भी कितने % इंटरेस्ट में? सिर्फ 3% इंटरेस्ट. 3% इंटरेस्ट. नॉर्मल अगर आप दिल्ली में हो और आप किसी से एक साल का लेते हो तो वो मिनिमम से मिनिमम 15% इंटरेस्ट रेट पे देता है आपको. यहाँ पर 3% इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, वो भी माफ़ हो जाता है. 90% केस में पॉलिटिकल इलेक्शंस की वजह से पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से वो भी माफ़ हो जाता है. तो अगर फार्मर की कॉस्ट 50 पड़ती है उसको, तो उसमें से 25 कॉस्ट तो गवर्नमेंट ही बियर कर रही है, 25 से भी ज़्यादा. और आप ये देखो, और हम इसको जब मार्केट में अपनी मार्केट में दे रहे हैं तो हमें क्या ही मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत कम मिल रहा है. हमने यहाँ पर ऑलरेडी फूड सब्सिडी के अंदर 2.8 लाख करोड़ जो हम उनसे खरीदते हैं, ठीक है, जो हम खरीदते हैं, जो एमएसपी के अंदर हम खरीदते हैं उनसे, ऑलरेडी हम कंज्यूमर को भी सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं. तो कितना? 2 रुपये, 1 रुपये. और बाहर हम बेच रहे हैं 40 kgs, 40 रुपीज़ पर केजी, 32 रुपीज़ पर केजी, 28 रुपीज़ पर केजी. तो आप डिफरेंस देख सकते हैं. तो एक्सपोर्ट करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप यहाँ से देख सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये भी एक गवर्नमेंट की वजह है कि भाई वो, आप ये भी देखिए कि गवर्नमेंट ये कह रहा है कि कल को यार इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो जो मैं सब्सिडी दे रहा हूँ वो बाहर मूव हो रही है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा इसी तरीके से तो मेरी इकोनॉमी में तो ऑलरेडी तो मुझे और फूड सब्सिडी देने पड़ेंगे. तो जो मैं बाहर जो पैसा मैं कमा रहा हूँ वो तो मुझे यहाँ ही देना पड़ रहा है. और उसके अलावा अगर मैं बाहर भेज देता हूँ और अपना पैसा यहाँ नहीं देता हूँ तो ये तो मुझे वैसे भी लोग इलेक्शन से बाहर निकाल देंगे. तो बेटर है कि मैं अभी इसको एक्सपोर्ट बैन करूँ. तो गवर्नमेंट का डिसीजन इज वैलिड राइट नाउ. Let's understand the other things कि measures taken by the government. गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं. अब हमें पता चले एक्सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हर तरीके से, फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल के सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने किया क्या है. सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी निकाली जिसके हमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं. हमने कितना कुछ उसके अंतर हमने एक्सपोर्ट मार्केट्स क्रिएट करी हैं, हमने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं, हमने रेगुलेशंस कम करे हैं, हमने उसके अलावा क्या किया है, हमने एफडीआई, हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया, प्लांटेशन के अंदर हमने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया. ये हमने मेजर्स लिए हैं. इन्वेस्टमेंट को हमने पूरा अच्छा सा ध्यान रखा हुआ है. नाउ व्हाट नेक्स्ट, इंडिया ने उसके अलावा अभी क्या रिसेंट लिया है. इंडिया ने क्या किया, इंडिया को जैसे पता चला कि भाई हम तो मार्केट ग्रैब कर सकते हैं जो यूक्रेन ने छोड़ी है, तो हम क्या करें, एक काम करते हैं, अपनी डेलीगेशन भेजते हैं. और डेलीगेशन ने क्या करा, पेस्ट रिस्क एनालिसिस करा. मतलब कि भाई एक्सपर्ट्स ने पेस्ट रिस्क एनालिसिस भी करा कि जो वीट है, जो हम क्वालिटी है वो अच्छी है कि नहीं, भेजने लायक है कि नहीं. और हमने डेलीगेशन भेजी, कंट्रीज को जाके बातचीत करी
कि भाई हाँ हम मार्केट खोल रहे हैं अपने लिए, आप इंडिया का सामान भेजो, बट अनफॉर्चुनेटली हमने उसको बाद में बैन कर दिया। उसके अलावा इंडिया ने क्या किया, क्वालिटी एक ऐसी चीज है जहां पर इंडिया ने सिर्फ एक्सपोर्ट में ही, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में ही झंडे गाड़े हैं लिटरली। जैसे आप देख रहे हैं, शुगर का एग्जांपल लेते हैं, शुगर के केस, शुगर में ब्राजील को पीछे छोड़ना इज नॉट दैट इजी, बट हमारी शुगर फ्री ऑफ डेक्स्ट्रॉन होती है, एक बैक्टीरिया होता है दिस इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। तो हमारे शुगर केन में डेक्स्ट्रॉन नहीं होता और सक्रोटोस ज़्यादा होता है, मतलब 96 to 98% होता है, विच इज़ कंपेरेटिव टू ब्राज़ील शुगर केन एज वेल, बट यहाँ पर ही ज़्यादा होता है। जो क्वालिटी लेवल है वो भी हमने काफ़ी इंक्रीज़ करा। तो हमने क्या क्या इंक्रीज़ करा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करा, हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो एक बहुत बड़ी पॉलिसी है इंडिया की, उसके अभी हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी हमने काफी ज्यादा रेगुलेटरी मेजर्स इजी कर दिए, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स हब बना रहे हैं, और कितने सारे रेगुलेशन हमने कम कर दिए हैं। तो फॉरेन ट्रेड जो अभी रिसेंटली पॉलिसी आई है, इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर का कितना ध्यान रखा गया है, प्लस वी हैव एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी एज वेल, जिसका हमने ऑलमोस्ट गोल टच कर लिया था। उसके अलावा हमने ट्रेड डेलीगेशंस भेजी, हमने क्वालिटी पे वर्क करा, हमने पेस्ट रिस्क एनालिसिस करा। तो ये हमने ऑलरेडी चीज़ें कर चुके हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं। तो नाउ वी अंडरस्टैंड कि इंडिया को और क्या करने की जरूरत है। मैंने आपको शुरू में बात की थी रिगार्डिंग दिस मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस क्या है, जल्दी से समझते हैं। एक छोटा सा एक टॉपिक है, ये कुछ नहीं है, बस जिस तरीके से इंडिया क्या करती है, ड्यूटी ना लगा के, कि आप बाहर सामान बेच रहे हैं, ड्यूटी ना लगा के एक प्राइस बोल देती है कि हाँ इतने में तो हम मिनिमम भेजेंगे बाहर, और वो हम कहाँ पर हम लैग करते हैं, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में। कि भाई इंडिया बोल रही है कि आप शुगर को 42 में ना मत भेजना बाहर, एग्जांपल में ले रहा हूँ, आप 60 केजी में भेजो, पर ब्राजील तो ऑलरेडी 50 केजी में बेच रही है। तो हम प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में हम पीछे हो जाएंगे, और यहाँ पर हमें ये बहुत ज़रूरी है हटाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको हटाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट मेजर क्या है, होडो एंड गुलाटी, दे आर टू एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स। होडो, you just remember गुलाटी, ओके, अशोक गुलाटी आई थिंक। उन्होंने एक स्टेटमेंट है कि दिस बैन ऑन फूड एंड फाइबर बाय इंडिया अगेन एंड अगेन is exploiting the aspiration of its own farmers as well as the international market by its stop go approach। तो अब जो stop go approach है, इसको eliminate करना है। तो क्या करना है, eliminate करना है stop go approach, क्योंकि हमारे फार्मर्स के लिए भी ये सही नहीं है। बहुत सही, दो चीज़ें कर दी, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को हटा दो, स्टॉप गो अप्रोच को कम कर दो, इसको रियलाइज करो कि इसको कम करना है हमने। उसके अलावा अदर क्या क्या चीज़ें करनी है, जब आप देखेंगे हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, जो ऑलरेडी हम इंडिया कर रही है। किसके, हमने देखा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये एक नया फंड स्टार्ट किया है 2021-22 में, हम यही कर रहे हैं, पोर्ट फैसिलिटीज़ और कोल्ड स्टोरेज को बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा हम एपीएमसी रिफॉर्म के अंदर स्टेट्स को भी बोलें कि अगर आपके पास बफर है, प्राइवेट प्लेयर्स को बफर है, जैसे हमने अभी ओएमएसएस के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को मना कर दिया कि आप बाहर सेल नहीं कर सकते, हमसे लेकर डोमेस्टिक में सेल करना है कर लो, पर बाहर नहीं कर सकते। ओएमएसएस मीन्स ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत अभी हमने बंद किया है, बट अब हमको कह रहे हैं बाहर, हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट उनको बाहर तो भेजने दो। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि ये मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी हटानी है, हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और अट्रैक्ट करना है एज कम्पेयर टू ये से हम उनके आदि भी नहीं है। अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में डाल रहे हैं, दो वी हैव मोर देन 1000 एग्रीकल्चर स्टार्टअप, सारे इंजीनियर्स,
सब जाके एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द टैक्स इंसेंटिव्स वी हैव, बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स वी हैव। उसमें लागत कुछ लगती नहीं है। अगर आपके पास पहले से खेत हैं, आपके खेत उपजाऊ हैं, तो आपको बस थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए एंड यू विल एबल टू गेन मोर। हाँ, आप डिपेंडेबल बहुत हो क्लाइमेट पे, जैसे हम देख रहे हैं हम कितने डिपेंडेबल हैं क्लाइमेट के ऊपर, एक वो बहुत बड़ा इशू है। बट अगर आपको ड्रिप इरिगेशन और आपको अदर फार्म मैकेनाइजेशन पे आपका दिमाग चल रहा है, अगर आपको साइंटिफिक टेक्निक्स लेकर आनी है, अगर आप मिलेट्स बना रहे हैं जो इतने वाटर इंटेंसिव नहीं है, तो हम डेफिनेटली विल वर्क मोर। उसके अलावा जैसे मैंने एक बात और बोली कि हमें मिलेट्स के एक्सपोर्ट पे ध्यान देना है। आपको जान के हैरानी होगी कि हम 1500 से 2000 रुपीस देते हैं पर क्विंटल फॉर राइस, और वीट के लिए भी आई थिंक 2000 to 3000 देते हैं पर क्विंटल ऑफ राइस सब्सिडी। एमएसपी के अंदर 22 प्रोडक्ट्स हैं एमएसपी के अंदर, खैरिफ क्रॉप्स, और हम पल्सेस में और इट्स बाकी प्रोडक्ट्स में हम देते हैं 9000, 10,000, 8,000 क्विंटल रुपीस। इनके प्राइस इतने ज़्यादा हाई हैं। मिलेट्स को एक्सपोर्ट करने से इंडिया को उनकी जो वाटर सेविंग है, जो वाटर मैनेजमेंट है, वो भी हम कर पाएंगे, क्योंकि हम जो राइस वाटर इंटेंसिव क्रॉप है उसको भी हम कम कर पाएंगे। जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ रहा है कि वाई वीट एंड राइस इज बेन फॉर द इंडिया, बिकॉज ऑफ दिस वाटर इंटेंसिटी, कि हम कितना वाटर ऑलरेडी भेज रहे हैं। आई थिंक हमें 2 लाख लीटर पानी लगता है कुछ 10,000 kg ऑफ राइस उगाने के लिए, तो आप देख सकते हैं जो रिलेटिविटी कितनी ज़्यादा है। उसके अलावा हम मिलेट्स का एक्सपोर्ट को बढ़ाना, यह हमें रिफॉर्म लेकर आना है। हमने बेक इन इंडिया करना है, दैट मीन्स हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को यहाँ पर और ज़्यादा सक्रिय बनाना है। एपीएमसी रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, पोर्ट फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है। ये सब कुछ हमने करना है ताकि हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। तो आज हमने ये पूरे टॉपिक को काफ़ी एक्सटेंसिवली समझा है, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। इसके बाहर यूपीएससी कुछ नहीं पूछेगा 100%। व्हेनेवर द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दीज स्लाइड्स ओनली। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको यू हैव रिटन दैट दोज थिंग्स एंड यू हैव टू कंटेम्पलेट ऑन दोज थिंग्स। ओके, यू हैव टू थिंक अपॉन दोज थिंग्स। नाउ आई एम गिविंग यू 3 questions. Just try to attempt these 3 questions. If you're able to attempt these 3 questions, you will understand this topic completely. The first is very simple. What is the reason behind India's ban on agri export and how is it affecting the global market? First. Second question is it crucial to diversify the range of agriculture products in export basket to promote growth through exports and increase farmers' income? Third question is India's reliability and supply has been questioned over the recent export ban. Comment. So you have to comment here. With this, I hope you understand this topic, and for any question you can ask me.